रुपया की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। आप सभी को आश्चर्य होगा कि रुपया गिर रहा है हमारे देश का और युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन में। जितना ज़्यादा युद्ध बढ़ता जाएगा रूस और यूक्रेन में, रुपया की वैल्यू लगातार गिरती चली जाएगी, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे रुपया गिरेगा नीचे वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी ऊपर। मतलब रुपया गिरता जाएगा, हमारे जेब से बाहर निकलता जाएगा। मतलब यदि हम 10,000 रुपये महीना कमाएंगे तो सारे 10,000 रुपये खर्चा हो जाएंगे। हो सकता है 10,000 से अधिक की आवश्यकता पड़ जाए, हमको लोन भी लेना पड़े। इसलिए रुपया का गिरना एक बहुत ही भयावह स्थिति की तरफ इशारा कर रही है। आइए हम लोग समझते हैं कि रुपया क्यों गिर रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध से हमारे रुपया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और रुपया गिरने से हमारे घर में महंगाई कैसे दस्तक दे रही है। दस्तक क्या दे रही है, पूरे घर को हिला के रख दिया है उसने। समझते हैं अपने इस वीडियो में। Audio Jungle. Audio Jungle. अब इस रुपये के नीचे गिरने से आम आदमी पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। देख लीजिए आपके सामने आम आदमी पर क्या क्या प्रभाव है। दवाइयाँ लगातार महंगी होती चली जा रही हैं, पेट्रोल लगातार महंगा होता चला जा रहा है, गेहूं जैसे खाद्यान्न लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं, आटा महंगा होता चला जा रहा है, तेल भी लगातार महंगा होता चला जा रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि गेहूँ की वैल्यू भी, गेहूँ का भी मूल्य बढ़ता जा रहा है। आप पैकेट वाला आटा लेंगे उसका भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। आप इस पहले आटा जो है 150 रुपये में 5 किलो मिल जाता था, अब 200 रुपये में लगभग 5 किलो मिल रहा है। लगातार वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि और दवाइयाँ भी देखिए लगातार महंगी होती जा रही हैं। जो दवाइयाँ पहले 100 रुपये में मिलती थी, 100 रुपये के 10, वो अब जो है 200 रुपये में या 150 रुपये में 10 मिलती जा रही है। पेट्रोल आप सभी समझ रहे होंगे कि 80 रुपये से 100 रुपये को क्रॉस कर रहा है। खाने वाला तेल भी लगातार पिछले 2 सालों में लगभग 2 गुने रेट पर पहुंच चुका है, 100 से 200 तक पहुंच चुका है। आप सभी ये देख रहे होंगे कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या है इसके पीछे कारण? डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया क्यों गिरता जा रहा है और आम आदमी पर इसका प्रभाव क्यों पड़ता चला जा रहा है और कैसे इसको हम लोग रोकेंगे, इस सभी को हम लोग समझते हैं अपने इस वीडियो में। आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जितने ज़्यादा आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब देखिए लिखा है इसमें रुपया क्यों गिर रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है। ठीक है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण दिया गया आपका वैश्विक कारण, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध। हम सभी को मालूम है कि पिछले कई दिनों से लगातार रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है। रोज़ कोई ना कोई मिसाइल रूस जो है यूक्रेन पर छोड़ रहा है, यूक्रेन बच रहा है। छुटपुट जो है प्रतिक्रिया यूक्रेन के द्वारा भी दी जा रही है, लेकिन ये युद्ध लगातार चल रहा है। इस युद्ध के कारण तमाम प्रकार के सैंक्शन जो है अमेरिका के द्वारा लगा दिए गए हैं रसिया पर। सैंक्शन का मतलब ये हो गया कि रसिया को रोक दिया गया उसके घर ही तक, उसको उसके देश तक, उसको दूसरे देशों तक रोक जो है उसका रोक दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो ये देश होते हैं, ये देश क्या करते हैं, हर एक देश के पास सभी वस्तुएं नहीं बनती हैं। वो क्या करते हैं, जो वस्तुएं उनके पास बनती हैं ज़्यादा, उसको वो दूसरे लोगों पे भेज देते, सप्लाई कर देते हैं। और जो वस्तुएं जो है कम बनती हैं उनको दूसरी जगह से दूसरे देशों से वापस ले लेते हैं, मतलब दूसरे देशों से ले लेते हैं। ठीक है, तो जब दूसरे देशों में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात कर दिया। दूसरे देशों से वो अपने देश में मंगाते हैं, उसको बोलते हैं आयात कर दिया है। ठीक है, तो इससे भी प्रभाव पड़ रहा है। कैसे प्रभाव पड़ रहा है हम लोग आगे जानेंगे। देखिए दूसरे कारण को दूसरा कारण ये है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी आ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी आ रही है, इसका भी परोक्ष रूप से कुछ ना कोई युद्ध ही जिम्मेदार है। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं कच्चे तेल के लिए, लेकिन युद्ध भी जो है परोक्ष रूप से इसके प्रति भी जिम्मेदार है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति का कड़ा होना। इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका ने क्या किया है, अभी नई अपनी बैंकिंग पॉलिसी लाए। जैसे अपने देश में अभी आपने सुना होगा कि ब्याज दरों को बैंकों ने बढ़ा दिया है, वैसे ही अमेरिका ने भी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। वो वित्तीय स्थिति को, ब्याज दरों को यदि बढ़ा देना, इसका मतलब वित्तीय स्थिति का कड़ा कर देना, टाइट कर देना।
ब्याज दरें नॉर्मल कर देना, इसका मतलब वित्तीय स्थिति को जो है लूज कर देना, ढीला छोड़ देना, ठीक है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिति का कड़ा किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका जो है शुरुआत करता है इसका। आप लोगों ने कारण समझ लिए, इसके अलावा भी कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण आपको हमने बात कर ली है। इन तीनों कारण के पीछे कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध शामिल है। रूस का जो नया रवैया देखने को मिला है, उस रवैये के प्रति सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका जैसे बड़ी कंट्रीज़ ने अब रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, उस पर रोक लगा दी है कि वो जो है दूसरे देशों से संपर्क से कट जाए, जिसकी वजह से इस सैंक्शंस के रूस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि रूस की जो जनता है वो रूस के राष्ट्रपति का विरोध करे और उसके किए गए इस कार्य का विरोध करे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से वहाँ की सरकार भी गिर सकती है। ऐसा प्रयास किया जाता है, या फिर जनता के विरोध को देखते हुए वहाँ की सरकार अपने स्टेप को वापस ले, ऐसा इसलिए भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब रही रूस की बात, लेकिन अब हम लोगों को देखना है अपने देश की बात कि हमारे देश में इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे जब से ये लड़ाई छिड़ी है, युद्ध छिड़ा है, तब से लगातार क्या बोलते हैं कि गेहूं के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, तेल के दाम उसके पहले से भी बढ़ रहे हैं, और भी पीछे कारण थे, जैसे कि वित्तीय स्थिति कड़ी हो गई, तो उससे और भी दूसरे कारणों से गेहूं महंगा हो रहा है, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, खाने वाला तेल महंगा हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो खाने वाला तेल 100 रुपये से 200 रुपये में पहुंच गया है, पेट्रोल जो है 80 रुपये से 100 रुपये में पहुंच गया है, सीएनजी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। दवाइयाँ भी लगातार महंगी होती चली जा रही हैं। देखिए अब होता क्या है, गेहूँ का तो देखो सीधा रूप है कि जो रूस के पास बहुत मात्रा में गेहूँ होता है, तो रूस क्या करता था कि दूसरे देशों में गेहूँ को भेजता था, तो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि दूसरे देशों तक रूस गेहूँ पहुँचता था, और गेहूँ जो है वो दूसरे देश उसका उपयोग करते थे। अब क्या हो रहा है कि रसिया के ऊपर सैंक्शन लग गया है, तो वो गेहूँ नहीं भेजा जा रहा है। अब दूसरे देशों से गेहूँ जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में भेजा जा रहा है, अपने देश से भी गेहूँ भेजा जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि रूस की डिमांड बढ़ गई है, मतलब गेहूँ की डिमांड बढ़ गई है। जितना ज़्यादा किसी का भी डिमांड बढ़ता है ना, कहते हैं बहुत उनका भाव बढ़ रहा है, तो बहुत भाव बढ़ रहा है इसका मतलब हो गया उसका बहुत डिमांड बढ़ रही है, उसकी बहुत मांग बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका जितना भाव बढ़ेगा उसकी उतनी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो गेहूं बढ़ता जा रहा है, खाने वाला तेल भी जो है रेट बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ता जा रहा है, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे मसाला हो खाने का घर का, चाहे सब्जी हो, सब बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सभी का प्रभाव जो है हमारे दिनचर्या पर पड़ रहा है, ठीक है। आप सभी के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये सब प्रभाव कैसे पड़ रहा है। आप लगातार बोल रहे हैं कि हाँ इसका प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई होती चली जा रही है, रसिया युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। अरे प्रभाव पड़ क्यों रहा है, इसको भी तो जानना जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग इसके प्रभाव क्यों पड़ रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। इस प्रभाव को मैंने इसमें बताया है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हमेशा से इसकी बात समझ में आ जाएगी। देखिए आप सभी को मालूम है कि डॉलर पूरे विश्व स्तर पर चलता है, ठीक है। डॉलर जो है पूरे विश्व स्तर पर चलता है। आप अमेरिका का डॉलर, आप चाहे अमेरिका में हो तो भी डॉलर चलेगा, आप चाहे भारत में हो तो भी डॉलर चलेगा, आप चाहे फ्रांस में हो तो भी डॉलर चलेगा, आप चाहे यूके में हो तो भी डॉलर चलेगा, सब जगह डॉलर चलता है। डॉलर का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि लगातार डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है और रुपये का रेट गिरता चला जा रहा है। अब रुपया गिर रहा है, इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए अभी $1 आप देंगे, आपको कहीं से $1 मिल जाए, आप उस $1 को बैंक में दे देते हैं, तो बैंक आपको उसके बदले में 80 रुपये दे देता है। तो इस समय $1 का मूल्य अपने भारत में 80 रुपये के बराबर है, ठीक है। हमें क्या करना था बाहर से सामान मंगाना था, ठीक है। बाहर से सामान मंगाना था, तो बाहर से मतलब दूसरे देश से सामान मंगाना था, तो जो कि डॉलर्स को सब लोग पहचानते हैं, तो हम लोगों को दूसरे देश से सामान मंगाने के लिए वहाँ के व्यापारियों को डॉलर देना पड़ेगा, या वहाँ के सरकार को डॉलर देना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी ए जो है विदेश में है और हम बी जो है अपने भारत में है, हमने ए से भारत में सामान मंगाया, ठीक है। तो ए की जो कंपनी है उस ए की कंपनी को हमें क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने विदेश से सामान मंगाया, वो डॉलर को ही पहचानता है, हमारे रुपये को नहीं जानता, तो हमें उसको डॉलर देना पड़ेगा।
तो भारत का जो व्यापारी है उसे डॉलर देगा। तो डॉलर कैसे देगा, वो बैंक में जाएगा, बैंक में ढेर सारे पैसे जमा करेगा और उस पैसे की जगह उस बैंक उसको डॉलर दे देगा और डॉलर वो लेकर के जा करके दे देगा एक एक कंपनियों को। ठीक है भाई, हम लोगों के घर में थोड़ा डॉलर बन रहा है, ये ठग दे दिया। बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में डॉलर है तो बैंक में रुपया देना पड़ेगा, रुपया के बदले में वो डॉलर देगा। कितना रुपया देना पड़ेगा, $1 80 रुपये के बराबर। मतलब बैंक में हम 80 रुपये जमा करा दें तो वो हमको $1 दे देगा। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे बाहर से दूसरी कंट्री से हम लोग जो भी मंगाते हैं सामान, दूसरी कंट्री से मंगाते हैं हम लोग, तो दूसरी कंट्री से मंगाते हैं नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। तो बाहर से मंगवाने का मतलब होता है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, इसको इस भाषा में बोलते हैं। अब जब भी आयात शब्द का प्रयोग किया जाएगा आप समझ लीजिए बाहर से मंगवाया जा रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या है, बाहर से मंगवाया गया, आयात हो गया। मान लीजिए हमने कोई $100 की कोई वस्तु जो है बाहर से मंगाई, $100 की वस्तु बाहर से हमने मंगा ली। ठीक है, तो $100 हो गया, $1 80 रुपये के बराबर है। तो 80 रुपये, $1 और $100 करना है तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 और 80 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि $100 की आवश्यकता है और $1 80 के बराबर है। तो 80 गुणे 100 कर देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा टोटल 8,000 रुपये की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो मैंने फिर से कहा कि ए कंपनी और बी कंपनी दो हैं, ए विदेश में है, बी भारत में है। तो हमें ए से सामान मंगाना है तो हमको यहाँ पे कितने रुपए की आवश्यकता पड़ रही है, 8,000 रुपये की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम कहाँ जाएंगे, 8,000 रुपये, देखिए ये सूटकेस में अपना 8,000 रुपये लिया और कहाँ गया, बैंक में ये आदमी चला गया। ठीक है, इसने बैंक में क्या दे दिया, 8,000 रुपये दे दिया। अब बैंक ने इसको वापस ही कितना कर दिया, बैंक ने इसको डॉलर वापस कर दिया। कितने डॉलर वापस कर दिए, देखिए $100 वापस कर दिए। कैसे ये बात मालूम चलेगी, $100 वापस कर दिए। ठीक है, कैसे, क्योंकि 8,000 रुपये जो है इसने बैंक में डिपॉजिट किया था। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। 80 रुपये का $1 था, हमें $100 चाहिए तो 80 गुणे 100 कर देंगे तो 8,000 रुपये की आवश्यकता है। 8,000 रुपये लेकर के ये चला गया बैंक में, बैंक ने उसको जगह पे उसको $100 दे दिए। ठीक है, अब $100 के सामान लेने के लिए, विदेश में तो उसका सामान $100 का ही है, तो $100 का सामान लेने के लिए उसको 8,000 रुपये यहाँ पर देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप इस बात को याद रखिएगा कि 8,000 रुपये उसने दिए तो उसको $100 मिले बैंक से, और फिर उसने उस $100 को लेकर के उसको दे दिया ए विदेश की कंपनी को, और फिर उस ए ने जो है बी को वो वस्तु दे दी। अब बी उसको बेचे, अपने यहाँ यूज़ करे, जो उसकी इच्छा करे वो करे। ठीक है, समझ गए बात। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कह रहे हैं कि अभी क्या हो गया है, रुपया की वैल्यू गिर गई है। अब आप समझिए रुपया की वैल्यू गिर गई है, इसका मतलब क्या हुआ, रुपया की वैल्यू गिर गई इसका मतलब क्या हो गया, अब $1 100 रुपये के बराबर हो गया है। मतलब ये हो गया, अब आप समझिएगा कि $1 पहले 80 के बराबर था, रुपया क्या हुआ, गिर गया, तब $1 किसके बराबर हो गया, 100 रुपये के बराबर हो गया। आप समझिए रुपया गिरना का मतलब क्या होता है कि पहले $1 लेने के लिए 80 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 लेने के लिए हमको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वैल्यू किसकी बढ़ रही है, डॉलर की। पहले $1 लेना था तो 80 रुपये में मिल जाता था, अब $1 लेना है तो 100 रुपये देने पड़ रहा है। इसका मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर का भाव बढ़ रहा है, डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है। बात समझ गए। तो यहाँ पे रुपए की वैल्यू जो है गिर जाएगी। रुपए की वैल्यू गिरने का मतलब $1 लेने के लिए अब ज़्यादा रुपया चाहिए, और वैल्यू गिर जाएगी तो $1 लेने के लिए 120 रुपये चाहिए, और वैल्यू गिर जाएगी $1 लेने के लिए 140 रुपये चाहिए, और वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब डॉलर की तो $1 लेने के लिए 160 रुपये चाहिए। मतलब लगातार जितना ज़्यादा से ज़्यादा रुपया हमको चाहिए $1 लेने के लिए, उतना ज़्यादा हम मानेंगे डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी और रुपया उतना ही गिर जाएगा। अब आप समझ गए होंगे रुपया का गिरने का वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रुपया की आवश्यकता है डॉलर को खरीदने के लिए, रुपया गिरता चला जाएगा। यदि 80 रुपये की आवश्यकता है और 80 हो गया, 100 रुपये की आवश्यकता पड़ रही है तो रुपया गिर गया, 120 की पड़ रही है तो रुपया गिर गया, 140 की पड़ रही है तो रुपया गिर गया। ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या है कि आपको समझ में आ गया कि रुपया गिर गया। अब रुपया जब गिर गया है, देखिए इसमें सिंबल में आपको दिख रहा होगा कि लगातार रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। ये देखिए ये लगातार गिरता जा रहा है। पहले कहाँ पे था, 80 रुपये में था, अब कहाँ पे आ गया, 100 रुपये में आ गया।
मतलब $1 की वैल्यू अब 100 रुपये हो गई। डॉलर की वैल्यू तो बढ़ गई और रुपये की वैल्यू गिर गई, क्योंकि अब डॉलर के लिए ज़्यादा पैसे होता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गया हूँ। अब देखिए अब क्या हुआ कि $1 किसके बराबर हो गया, 100 रुपये के बराबर हो गया। फिर से बात वही आ गई, हमको फिर से बाहर से सामान मंगाना है, ए से सामान मंगाना है, और सामान मंगाने के लिए वस्तु कितनी है, $100 की। अभी भी हमें $100 की ही आवश्यकता है। पिछली बार $100 लेने के लिए हमने 8,000 रुपये दिए थे। अब देखते हैं कितना देते हैं। अब इस समय $1 की वैल्यू 100 रुपये है। 100 रुपये $1 की वैल्यू है, $100 की वस्तु खरीदनी है, तो 100 × 100 यानी कि 10,000। अब हमको 10,000 रुपये की आवश्यकता होगी। हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपये लेंगे और ले जाकर के कहाँ दे देंगे, बैंक में दे देंगे। बैंक क्या करेगा कि अब हमको थोड़ा, अब वो डॉलर में देगा पैसे। ठीक है, डॉलर हमको वापस करेगा। 10,000 रुपये लेगा, बदले में डॉलर देगा। कितने डॉलर देगा, $100। अभी भी हमको $100 मिले, पहले भी हमको $100 मिले थे, लेकिन पहले $100 लेने के लिए हमने 10,000 रुपये दिए थे। अब $100 8,000 रुपये दिए थे, अब $100 लेने के लिए हमने 10,000 रुपये दिए। देखिए पहले हमने 8,000 रुपये दिए थे, तब हमको $100 मिला था। अब हमने 10,000 रुपये दिए, तब भी हमको $100 मिला। तो $100 लेने के लिए रुपया हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रुपया हमको देना पड़ेगा डॉलर के लिए, रुपए की वैल्यू लगातार वो गिरती चली जाएगी। अब 10,000 रुपये में किसी कंपनी ने कोई सामान, बी कंपनी ने अब 10,000 रुपये में सामान खरीदा। जाहिर सी बात है कि अब उसने 2,000 रुपये महंगे में सामान को खरीदा है। पहले 8,000 रुपये में खरीदा था, अब 10,000 रुपये में खरीदा है। तो महंगा सामान खरीदेगा तो महंगा ही बेचेगा। 2,000 रुपये महंगा खरीदेगा तो महंगा बेचेगा, तो उसका सीधा प्रभाव हम तक पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से सामान मंगाती हैं और वो सामान जो है वो डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, रुपये की वैल्यू लगातार गिर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा रुपया दे करके उसको सामान मंगाना पड़ता है, तो महंगी वस्तु लेनी पड़ती है। महंगी वस्तु लेगा तो महंगा ही बेचेगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा कि रुपया कैसे गिरता है, डॉलर कैसे बढ़ता है, और कैसे डॉलर के बढ़ने से और रुपए के गिरने से हमारे यहाँ महंगाई पड़ती है। सीधी सी बात है कि जैसे रुपये गिरता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए हमें दे करके वो सामान खरीदना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रुपया हम देंगे उतना ज़्यादा महंगा जो है व्यापारी हम लोगों को बेचेगा, और हमारे ऊपर उतनी ज़्यादा महंगाई की मार पड़ेगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि महंगाई का जो मुख्य कारण है वो क्या है, आयात। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको बाहर से वस्तु मंगानी पड़ेगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, और डॉलर जितना वैल्यू डॉलर की बढ़ती जाएगी, उतना अधिक से अधिक रुपया हमको $1 लेने के लिए चाहिए होगा। पहले 80 चाहिए था, अब 100 चाहिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रुपया हमें देना पड़ेगा डॉलर के लिए, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो महंगा होगा। महंगा होगा तो हम सभी के ऊपर उसकी महंगाई की मार पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि डॉलर के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हमको बनना पड़ेगा आत्मनिर्भर, मतलब कम से कम हम वस्तुएं जो है विदेश से मंगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं अपने यहाँ ही बनवा लें, तो हमें डॉलर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम डॉलर को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सब वस्तुएं पहले से अवेलेबल हैं, हमको विदेश से कुछ मंगाना ही नहीं है। तो हम जब विदेश से हम कुछ मंगाएंगे ही नहीं, डॉलर का प्रभाव हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा। हमको डॉलर के लिए ज़्यादा रुपए देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब कंपनियां महंगा रुपए दे करके कोई सामान नहीं मंगाएगी, ज़्यादा रुपए नहीं देगी, तो फिर पब्लिक को भी वो कम रुपए में बेचेगी। सस्ता उसका उत्पादन होगा, सस्ता वो बेचेगी। तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। सरकार भी कह रही है आत्मनिर्भर भारत बने। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, समझ लेते हैं। कहाँ कहाँ पर आत्मनिर्भरता होगी, एक खाद्य के क्षेत्र में। खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब हो गया कि खाद्यान्न जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं जिन अनाजों को, उन अनाजों को हम लोग एक्सपोर्ट न करके कोशिश करें कि अधिक से अधिक अपने देश में ही उसका उत्पादन करें। जो अपने देश में उत्पादन होगा तो बाहर से हमको मंगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है ऊर्जा के संसाधनों में। जो ऊर्जा के संसाधन मतलब जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, अब ये पेट्रोल डीजल तो हम लोग अपने उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक स्थिर जगह है जहाँ पे उसके कुएँ होते हैं, वहीं से वो निकाला जाता है। तो उसका उत्पादन नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम कर देंगे। मतलब
जो हम लोग कैसे कम करेंगे समझ लीजिए। जैसे हम लोगों को ऑफिस जाना है तो हम लोग पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करें, मतलब बस का, टेम्पो का, इनका यूज़ करें। अब हर एक व्यक्ति अपनी कार ले कि ना निकले, क्योंकि हर एक व्यक्ति कार लेके निकलेगा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा। वो जो है सार्वजनिक सेवाओं के जो साधन है उनका उपयोग ज़्यादा करे। ये भी कर सकता है कि 3-4 लोग एक ही एरिया जा रहे हैं तो 3-4 लोग एक कार को कर लें और अपना ऑफिस चले जाएं और साथ में आ जाएं, तो 4 लोगों के बीच में एक ही कार का प्रयोग होगा। नहीं तो चारों लोग अपनी कार और मोटरसाइकिल लेके चलेंगे तो ज़्यादा पेट्रोल डीजल लगेगा, ठीक है। इस प्रकार के वहाँ के संसाधनों को हम लोग, पेट्रोल डीजल संसाधनों का प्रयोग हम लोग कम करेंगे। दूसरी चीज़ अभी इस समय चल रहा है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। हम लोग लगातार सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को बढ़ाएंगे, उसका प्रयोग को बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा हम लोग, अब देख लीजिए इस समय सौर ऊर्जा का प्रयोग जितना बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का प्रयोग उतना कम होगा, ठीक है। और कोयले का प्रयोग उतना ज़्यादा कम होगा। बिजली बनाने में कोयला लगता है। जब हम लोग सोलर की बात करेंगे तो हम लोग सोलर का बिजली उपयोग करेंगे, कोयले की बिजली कम प्रयोग करेंगे तो कोयला भी हमको कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस समय ईवी व्हीकल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम क्या होता है कि इसमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ रही। हाइब्रिड भी बन रहा है, एचईवी भी बन रहा है, जिसमें कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों हैं, परंतु वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रभाव, उसमें इलेक्ट्रिक इंजन का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, उसमें पेट्रोल या डीजल का प्रयोग कम होगा। तो ऐसी स्थिति में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हो, जिससे कि हम लोगों को बाहर से कम पेट्रोल डीजल मंगाना पड़े और हमारी रुपए की वैल्यू गिरने से बच जाए। क्योंकि जैसे जैसे वो लोग पेट्रोल डीजल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, हमको वहाँ डॉलर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपया देना पड़ता है। जब महंगे में हम लोग खरीदेंगे तो महंगे में बिकेगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं रक्षा क्षेत्रों में। रक्षा क्षेत्रों में क्या है कि आप सभी को पता है, कहीं हेलीकॉप्टर मंगाए जा रहे हैं, कहीं लड़ाकू विमान मंगाए जा रहे हैं विदेशों से। तो अपने देश में ही तकनीकी विकसित करनी चाहिए कि हमको बाहर से मंगा करके अपने देश में ही हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये सब हम लोग बनाएं। और दूसरे और भी तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो हम लोग बनाएं यहीं पे ताकि बने। अभी हम लोग के देश में ये शुरुआत कर दी गई है DRDO के द्वारा, HAL के द्वारा, कि वो लोग खुद ही अपने खुद के विमान और विमान के जो उपकरण है वो सब वो बनाने लगे हैं। बाहर विदेश से उसकी जो निर्भरता धीमे धीमे कम हो रही है, ठीक है। तकनीकी क्षेत्र में जो हम लोगों के यहाँ आप जानते हैं कि ज़्यादा IITians होते हैं, पढ़ के बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं और जा करके फिर वहाँ पे वो लोग तकनीकी विकसित करते हैं और फिर वही तकनीकी हम लोगों को बाहर से, विदेश से, फॉरेन कंट्री से अपने देश में, भारत देश में लानी पड़ती है। तो वो सभी साइंटिस्ट, उन सभी साइंटिस्ट को भारत में पूरा मौका दिया जाए, उनको सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाए और उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो यहीं पर रह करके उस तकनीक का प्रयोग करें और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा भारत में उसकी तकनीक का प्रयोग करें, भारत में लोगों को इसका लाभ मिल सके। शिक्षा मुख्यतः उच्च शिक्षा में, हाँ, अब देख लीजिए हम लोगों को मालूम है कि नॉर्मल शिक्षा तो हम लोगों को यहाँ मिल जाती है, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए आज भी बहुत से लोग जाते हैं विदेश में, ठीक है। तो विदेश में हायर स्टडी के लिए आज भी लोग जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि उच्च स्तरीय हायर एजुकेशन यहाँ पर उपलब्ध कराना है, जिससे क्या हो कि लोग विदेश में न जा करके हमारे देश में ही जो है शिक्षा को ग्रहण करें। अब आपको जाहिर से मालूम है कि विदेश में जाकर के यदि वो रहेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जितने ज़्यादा से लोग विदेश में जा कर के शिक्षा प्राप्त करेंगे उतने ज़्यादा विदेश की शिक्षा की वैल्यू बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डॉलर लिया जाएगा। जाहिर सी बात शिक्षा महंगी होती जाएगी और जो शिक्षा महंगी प्राप्त करेगा वो कोशिश उस ज़्यादातर लोगों के अंदर यही होगा कि वो आकर के भारत में भी महंगाई को कहीं ना कहीं से परोक्ष रूप से बढ़ाएंगे, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है कि मेडिसिन मतलब क्या हो गया कि मेडिसिन जो है वो बाहर से मंगाई जा रही है, बहुत सी मेडिसिन बाहर से मंगाई जा रही है। आपने देख लिया था अभी कोविड में कि अपने यहाँ तो वैक्सीन बनी, लेकिन फिर भी बाहर से वैक्सीन जो है मंगाई गई, ठीक है। तो जब बाहर से हमको मेडिसिन मंगाई जाएंगी, दवाइयाँ मंगाई जाएंगी, मेडिसिन बाहर से मंगाई जाएंगी, तो मेडिसिन का रेट जो है ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि मेडिसिन वहाँ विदेश से यहाँ पे इंपोर्ट की जा रही हैं तो रेट ऊपर होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा कि महंगी दवाइयाँ जो है बाज़ार में बेची जाएंगी, उससे भी हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी। परिवहन के क्षेत्र में क्या हो गया, परिवहन के क्षेत्र में वही है कि अभी भी देख लीजिए आप, मारुति सुजुकी कहाँ की है, विदेश की है। हुंडई कहाँ की है, विदेश की। होंडा कहाँ की है, विदेश की है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, परिवहन के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, किसी में भी हो, विदेश की ही मोटर बाइकें वगैरह हमारे यहाँ बेची जा रही हैं, जबकि टाटा हमारे देश की हैं। तो हम लोगों को अपने देश के परिवहन के क्षेत्रों के जो मतलब कार है या कुछ दूसरी भी और संसाधन है, अपने देश का हम प्रयोग करेंगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि परिवहन के क्षेत्र में भी हमको आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकेगी, ठीक है।
इन सभी कारणों से हम लोग क्या देखेंगे कि यदि हम आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे इन सभी क्षेत्रों में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग की आत्मनिर्भरता बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है महंगाई जो है वो कम होती चली जाएगी और इसका लाभ सीधे आम आदमी को प्राप्त होगा। देख लीजिए, सीधा सीधा इसका सार है, आयात कम तो डॉलर की मांग भी कम। जब हम लोग बाहर से सामान कम मंगाएंगे, आयात कम तो डॉलर की मांग भी कम, मतलब आयात मतलब बाहर से सामान भी हम लोग कम से कम मंगाएंगे तो डॉलर की मांग भी कम हो जाएगी, और जब डॉलर की मांग कम हो जाएगी तो रुपया को मजबूती मिलेगी, मतलब तब $1 के बदले हमें कम रुपए देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है हमने डॉलर की वैल्यू नहीं दी, इग्नोर कर दिया। जब डॉलर को इग्नोर कर दिया, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो अब तब फिर वहाँ के विदेश के लोग कहेंगे ठीक है आप कम डॉलर में ही हमारा सामान ले लीजिए, क्योंकि पैदावार तो इनकी उतनी ही होगी, तो वो कहेंगे कि भाई कम डॉलर में ही ले लीजिए, तो अब हमको कम पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल सब्जी वाले की आई है, जैसे कोई भी सब्जी मार्केट में आई, लोग उस सब्जी को खरीदना बंद कर रहे हैं, तो फिर बेचने वाला क्या कहेगा जितने में हमने खरीदा उतने में ही दे दें, कम से कम में दे दें, भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ठीक है। और लेकिन क्या है कि यदि उस सब्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई त्यौहार आ जाता है कि हाँ इसमें यही फल खाना है, यही सब्जी खरीदनी है, तो आप देखते होंगे उस सब्जी और फल की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब उसको लेने के लिए हमको ज़्यादा रुपया देना पड़ता है, तो सब्जी की वैल्यू बढ़ जाती है और रुपया जो है वो उसकी वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि रुपया का आदमी ध्यान नहीं देता, क्या करता है लाओ सामान लो, सब्जी दो मुझे या फल दो मुझे, बस उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, रुपया की वैल्यू वहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमने डॉलर को इग्नोर कर दिया है, बाहर से हम सामान ही नहीं मंगा रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि कम से कम रुपये मतलब डॉलर में ही हम सामान जो है कम से कम $100 जैसे आवश्यकता पड़ती थी, ऐसा करो भैया $80 में ही ले जाओ, तो हमारी रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमें कम रुपया देना पड़ेगा, फिर हम बार्गेन भी कर सकेंगे, हम $70 ही देंगे, हम $60 में लेंगे, तो रुपये की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। तो इसलिए आत्मनिर्भरता होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम हम लोग आयात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रुपया को मजबूती मिल सके, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप जो है इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं कुछ भी आपको यदि डाउट लगे तो आप कमेंट करें, तो मैं उसको जो है कमेंट को पढ़ करके आपके अलग से वीडियो में या वहीं पर रिप्लाई करके आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।